नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी गंगा जमुनी तहजीब तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसे अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। भारतीय अवाम ताकत दल अभी फिलहाल सीमित संसाधन यूट्यूब के संदेश के माध्यम से भारतीयता आधारित जितने भी हमारे इस मुल्क भारत राष्ट्र से संबंधित जितने जरूरी पहलू हैं, यानी आपसी एकता, आपसी भाईचारा, देशभक्ति, मूल परस्ती, जनभक्ति, अवाम परस्ती, सब कुछ भारतीयता आधारित होने की जरूरत को समझा रहा है और ये भी बता रहा है कि संविधान की देश के महत्व को समझिए, देशभक्ति की भावना लाइए, जनभक्ति और अवाम परस्ती की भावना लाइए और पूरे देशवासियों को अपना ही भारतीय भाई बहन समझिए, उनसे मोहब्बत करिए और इस तरह का दृष्टिकोण अपनाइए कि ये सभी अपने ही भारतीय भाई बहन हैं और उस दृष्टिकोण में कोई ऐसा खोट नहीं आना चाहिए कि वो इस संप्रदाय का है, इस पंथ को मानने वाला है, इस जाति का है, इस भाषा को बोलने वाला है और इस प्रांत का रहने वाला है इत्यादि। सिर्फ ये सभी अपने ही भारतीय भाई बहन हैं। इस भावना से जनभक्ति और अवाम परस्ती, इस भावना को लाने की जरूरत को बार बार भारतीय अवाम ताकत दल अभी यूट्यूब के एक सीमित संसाधन के पैगाम के माध्यम से लगातार बताने की ये कोशिश कर रहा है। इन्हीं बुनियादी बातों पर आधारित हमारा राष्ट्र एक सुखी भारतवासियों वाला, अपने भारतीय भाई बहनों वाला मुल्क जो है एक आर्थिक महाशक्ति और एक सैन्य महाशक्ति और राजनीतिक महाशक्ति और एक चारित्रिक महाशक्ति विश्व मंच पर हो सकता है। ये बार बार जो विश्व गुरु की रट लगाते हैं वो एक पंथ विशेष की एक उसकी सुप्रीमेसी, उसकी सर्वोच्चता अन्य पंथों से
करते हैं। वो निहायत इस भारत राष्ट्र की मूल भावना के वो दुश्मन है। हमारी सोच और हमारी समझ और हमारा दृष्टिकोण ऐसा होने की जरूरत है कि सब कुछ हमारा साझा है। जो लोग भी हमारे इस देश में हैं, वो कहीं से भी आए हों, किसी प्रकार से भी आए हों, इस मिट्टी को अपना वतन मानते हैं और इसी मिट्टी में वो खप गए हैं। उनके दादा परदादा सभी लोग इस साझी विरासत के वो हकदार हैं। इसलिए हमको एक साझी सोच, कंपोजिट अंडरस्टैंडिंग और साझा दृष्टिकोण विकसित करके उसी प्रकार व्यवहार करने की जरूरत है। गंगा जमुनी तहजीब की बात जो कही जाती है वो इसी दृष्टिकोण के अनुसार कहा जाता है। लेकिन इसमें अफसोस इस बात का है कि गंगा जमुनी तहजीब का उच्चारण करने वाले अक्सर देखा जाता है वो तत्व हैं जो कि अपने को वो भारतीय, लेकिन अपने को कहते हैं कि हम पहले मुसलमान हैं और इस्लाम उनका भारत राष्ट्र से भी ऊंचा है। इस तरह की भावना पालने वाले उनके मुंह से जब निकलता है कि गंगा जमुनी तहजीब जो है, तो वो जो है मजाक बन करके रह जाता है। गंगा जमुनी तहजीब की बात करनी है तो अपने इस्लाम पंथ को भारत राष्ट्र और यहाँ का जो हमारी इस देश की जो आवाम है और भारत का संविधान और साझी सोच के नीचे रखना होगा इस्लाम को, तब जाकर के वो हकदार बनेंगे यह उच्चारण करने के, कहने के कि इस देश को गंगा जमुनी तहजीब की आवश्यकता है। और ये सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, जो बराबर सनातन की रट लगाकर इस देश में भेद विभेद पैदा कर रहे हैं, उनके लिए भी आवश्यक है कि यदि वो इस मुल्क को महफूज रखना चाहते हैं तो अपने सनातन पंथ को भारत राष्ट्र और हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं, अर्थात अपनी जो भारतीय आवाम है या भारत की जनता है, और इसके बाद तीसरे नंबर पर भारत का संविधान और चौथे नंबर पर है हमारी साझी सोच, साझी विरासत की समझ और साझा दृष्टिकोण और उसी के आधार पर बर्ताव और आचरण। इसके बाद पांचवें स्थान पर अपने सनातन को रखते हैं, तब जाकर के वो इस राष्ट्र को कभी हमेशा एक उनके धुन में एक सवाल है कि विश्व गुरु विश्व गुरु विश्व गुरु, तभी जाकर के ये विश्व गुरु तो छोड़ दीजिए, सिरमौर बन सकता है आर्थिक महाशक्ति के रूप में, सैन्य महाशक्ति के रूप में, राजनीतिक महाशक्ति के रूप में और चारित्रिक महाशक्ति के रूप में। ये उनको भी समझने की जरूरत है। और इसी प्रकार दूसरे भी दूसरे भी पंथ के जो अनुयायी जो भारतीय भाई बहन हैं, चाहे वो सिख पंथ के अनुयायी भारतीय भाई बहन हैं, चाहे हमारे ईसाई पंथ के अनुयायी भारतीय भाई बहन, उनके लिए भी यही दृष्टिकोण, यही बर्ताव होने की आवश्यकता है एक भारतीय माहौल बनाने के लिए। देखिए, कोई थोड़ा बहुत भ्रमित हो सकता है या दूसरों को भ्रमित कर सकता है अपनी संकुचित समझ के आधार पर कि भारतीय जनता दल बराबर ही भारतीयता की बात करता है, लेकिन ये तो मोबाइल का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, हमको आगे बढ़ना है, ये हमको पीछे मुड़ के दिखाते हैं और हमारे जो रोज़ की समस्याएं हैं जो है हमको ये पुलिस ये परेशान करती है, हमारे जो और सरकारी कर्मचारी परेशान करते हैं, भ्रष्टाचार का शिकार बनाते हैं, सरकारी योजनाओं में सरकारी योजनाओं को लागू करने में जो भ्रष्टाचार है
कोई भी काम कराने के लिए जो है वो रिश्वत का अंबार है। और हम जो है रोजमर्रा की ज़िंदगी में इतनी समस्याएं झेलते हैं, और जितनी भी योजनाएं लागू की जाती हैं या तो वो भ्रष्टाचार का शिकार हो जाती हैं, और जनता को मिलने वाली जो सरकारी योजनाएं हैं वो पक्षपात का, भ्रष्टाचार का और निकामापनी का शिकार हो जाती हैं। तमाम इस तरह की जनता की समस्याएं हैं, और वो विभिन्न तबकों में, चाहे किसानों की समस्या हो, व्यापारियों की समस्या हो, और हमारे जो हमारे विद्यार्थी हैं और उनके जो बेरोजगारी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, अन्य समस्याएं हैं। और ये तो सीमित रूप में हम वो कह पा रहे हैं, तमाम समस्या है। और राष्ट्रीय स्तर पर जो भ्रष्टाचार तो कह रहे हैं, ये मोदी लाख है कि हमने डिजिटल पेमेंट ला दिया, डिजिटलाइज कर दिया तो भ्रष्टाचार खत्म हो गया। ये उनको चुनौती है कि भ्रष्टाचार अभी भी, भ्रष्टाचार डिजिटलाइज करने से ये भ्रष्टाचार नहीं जाएगा। मोदी महोदय, आपको याद होगा कि जब आपने नोटबंदी की थी, फिर जो है नई नोटों के साथ 2000 के साथ जो है फिर भ्रष्टाचार हो गया, और लोगों ने 2000 के नोट जो है बाजार से गायब करके अपने वो भ्रष्टाचार की तिजोरियों में भर लिया। और खास करके चुनावी मौकों पर उन्हीं के बूते, उन्हीं भ्रष्टाचार के द्वारा अर्जित छुपाए हुए जो है कैश, जो है नकदी के आधार पर चुनाव जीतने का षड्यंत्र अभी भी जारी है। तो इस विषय में की ओर घुसा ना जाए, इसलिए कि मोदी महोदय तो सबसे निकम्मे जो है वो प्रधानमंत्री हैं, सबसे निकम्मा। ये मतलब कि जब नोटबंदी किए थे 2016 में, 7-8 नवंबर 2016 में किए थे, या इस समय जो 2000 की नोट बंद करवाए हैं, निकम्मा इसलिए उनमें इतना गट्स नहीं, इतनी हिम्मत नहीं, इतना नैतिक साहस नहीं कि भ्रष्टाचारियों पर जो है वो रेड पड़वाइए ना, छापे मरवाइए, वो बेनकाब हों और सारे पैसे जो है वो बड़े सरकारी खजाने में आएंगे, वो आप में हिम्मत नहीं है। और इसमें जो 2000 के नोट बाजार से गायब होकर के इन देश के लुटेरों की तिजोरियों में जो बंद हो गए हैं, इसमें भी मोदी महोदय की निकम्मापनी है। जरा हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा ये सोचें, यदि सरकार जितने भी इस तरह के भ्रष्टाचारी हैं जिन्होंने 2000 के नोट वो दबा रखे हैं अपनी तिजोरियों में, और उसको चुनाव के मौक़ों पर, चुनाव जीतने के तिकड़म में उसको लाने के लिए यदि उनको पकड़ा जाए, सारा कैश बाहर लाया जाए, तो एक तो उनको दंडित किया जाए, और दंडित के साथ उनसे यदि ठीक से पूछताछ की जाए, जांच की जाए कि वो किन किन राजनीतिक दलों के वो एजेंट हैं, तो उन राजनीतिक दलों को भी हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन, जो हमारे आदरणीय जो मतदाता गण भारतीय भाई बहन, उनको पहचानने में बहुत आसानी होगी। उदाहरण के लिए, जब ये 2000 जो है वो 22 का जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, और खासकर उत्तर प्रदेश का, तो उसमें पीयूष जैन और पुष्पराज जैन के यहाँ से जो है वो ढेर सारे नकदी मिली थी, कैश मिला था। तो और बाद में ये हुआ कि वो कैश जो है इसी अखिलेश यादव का ही था। सवाल इस बात का है कि अब वो केस योगी महोदय और ये मोदी महोदय दोनों केस आ गए। यदि उस पीयूष जैन का
पुष्पराज जैन का ठीक से जांच कराते और इस अखिलेश यादव को बेनकाब करते, तो कितने अखिलेश यादव और पुष्पराज जैन और पीयूष जैन करके बेनकाब होते, जनता उनको ठीक से पहचानती। जनता और जो जनता बार बार ये गलती कर रही है कि इन्हीं यानी उसे समाजवादी पार्टी तो गुंडों की पार्टी है, माफियाओं की पार्टी है और भ्रष्टाचारी भी है, और वो अकेली नहीं है तो तमाम इस तरह की पार्टियां हैं। उनको पहचानने में हमारे भारतीय भाई बहनों को बड़ी आसानी होती है। लेकिन ये काम न तो मोदी महोदय करेंगे न तो योगी महोदय करेंगे। झूठ मूठ का उनका एक ढिढोरा चलता रहता है। तो यह भी योगी महोदय भी यानी इन भ्रष्टाचारियों को बचाना, मैं एक नमूने के तौर पर बता रहा हूँ कि अभी मैंने निकम्मा कहा है, इनको निकम्मा के रूप में बताने की कोशिश की है मोदी महोदय को और योगी महोदय को, और पता नहीं सब कहते हैं कि माफियाओं का अंत कर दिया, लेकिन माफियाओं का सरगना कौन है जी? योगी महोदय ये तो बताए कि इन माफियाओं का सरगना कौन है? समाजवादी पार्टी के लोग। तो उनको आप पालेंगे तो उदाहरण के लिए जैसे कि मैं बता रहा हूं कि पुष्पराज जैन और पीयूष जैन की ठीक से जांच की जाती और उससे पूछताछ की जाती, तो इस अखिलेश यादव की कलई खुल जाती। और इसी प्रकार जितने भी राजनीतिक दल हैं उनकी कलई खोलना, उनकी वास्तविकता लाना जनता के सामने ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय कर्तव्य है। ये कर्तव्य न करके ये झूठ मूठ का मोदी महोदय, योगी महोदय ये जनता को धोखा दे रहे हैं। तो यह भी देश के यानी भारत विरोधी, ये देश के दुश्मन है, चाहे जो योगी हो चाहे मोदी हो। यानी देश के इस तरह के भ्रष्टाचारियों को बचाने वाले। तो खैर ये विषय थोड़ा सा, लेकिन इतनी जानकारी ये नमूना है कि किस प्रकार से मोदी महोदय देश को धोखा दे रहे हैं। 2000 की नोटबंदी करने की बजाय यदि ये छापे मार करके कैश निकलवा करके वो भारत के खजाने में जमा करवाते और उनसे पूछताछ करते कि इन्होंने जो कैश जमा कर रखा है वो किन पार्टियों के एजेंट हैं, उन पार्टियों को भी बेनकाब किया जाता। तो हमारी आवाम तो पहचानती नहीं इनको। देखिए थोड़ा सा विषय भटक जाएगा। ये मोदी महोदय कितने देश विरोधी हैं कि आजकल जो है वो यूट्यूब पर आ रहा है कि चिदम्बरम वो 6 लाख करोड़ की संपत्ति भारत और विदेशों में मिला करके वो इतनी संपत्ति बनाया है। उसका जो बेटा है कार्तिक चिदम्बरम, वह व्हाट्सएप चैट के द्वारा उसने इस बात को स्वीकारा है। लेकिन इन मोदी महोदय की गद्दारी तो देखिए, 6 लाख करोड़ तो कुछ नहीं है। जो 1 से 80 लाख या 2 से लाख करोड़ का काला धन जमा किया हुआ है राहुल सोनिया, इस पर मोदी महोदय की घिघी बंद है, योगी महोदय की घिघी बंद है। सोनिया राहुल इस देश के सबसे बड़े डकैत ही नहीं है, इस देश के सबसे बड़े गद्दार भी हैं। बराबर जो है योगी महोदय, मोदी महोदय इसको ढकते रहते हैं। तो हमारे देश के लोग, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इस बात को समझें कि जहां एक और सोनिया हो चाहे राहुल हो, इस देश के सबसे बड़े डकैत और गद्दार भी हैं। उनको बचाने वाले, उनको बचा करके पाल पोस करके रख करके और उन्हीं को दिखा करके अपने लिए वोट का माहौल बनाने वाले भी ये मोदी महोदय, योगी महोदय जैसे लोग उतने ही बड़े देश के गद्दार हैं। तो जो संदर्भ आया था उस पर थोड़ी चर्चा कर लें। भारतीय जनता दल ने पिछले एपिसोड में कहा था कि भारतीय जनता दल का जब शासन आएगा, शासन प्रशासन, और वो भी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के आशीर्वाद से। तो एक प्रश्न, एक सवाल
लेकर के अपने भारतीय भाई बहनों के बीच में जाएगा। और वो सवाल प्रश्न किस लिए है कि इस देश में भारतीय नागरिक बनने की योग्यता जो होनी चाहिए, उस योग्यता का कितना प्रतिशत अंश उनकी सोच में है। तो उस प्रश्न का जो फ्रेमवर्क है, जो ढांचा है, वो इस प्रकार है कि ये मान्यता है कि हमारा ये मुल्क, हमारा ये भारत राष्ट्र सबसे ऊंचा, वो नंबर 1 की स्थिति में है, सबसे ऊंचा। और उसके बाद जो दूसरी वरीयता आती है, हमारे देश के लोग, हमारे अपनी भारतीय अवाम, चाहे हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, तो ये दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर हमारे देश का संविधान। चौथे स्थान पर साझी सोच कि जो कुछ भी हमारा इस देश में है वो साझा है, किसी एक की बपौती नहीं है, साझा है। जो लोग भी हमारे इस देश में हैं, किसी भी पंथ को मानने वाले हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। जो इसी मिट्टी में, इसी भारत की मिट्टी में जन्म लिए हैं, इसी मिट्टी में खप जाना है, उनके बाप दादा भी इसी मिट्टी में पैदा हुए, इसी में खप गए, जो है सब कुछ, और जो कुछ भी बना गए, तो हमारी एक साझी सोच है। और किसी पंथ विशेष की इसमें वरीयता नहीं है, श्रेष्ठता नहीं है, बपौती नहीं है किसी पंथ विशेष की। सभी लोग माने बराबर के आधार पर साझी सोच। और उसी का दूसरा नाम है गंगा जमनी तहजीब। और गंगा जमनी तहजीब या साझी या दुआबी संस्कृति, तरह तरह के उसके नाम है। इस सोच, इस समझ, इस तरह की माने कि थिंकिंग, इस तरह की समझ में, इस तरह की अंडरस्टैंडिंग और इस तरह का दृष्टिकोण, ये जो है चौथे नंबर पर है। मैं फिर से उसको दोहराता हूं कि नंबर 1 पर हमारा राष्ट्र, हमारा मुल्क भारतवर्ष। दूसरे स्थान पर हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, 140 करोड़ जो भी हैं, दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर हमारे देश का संविधान। चौथे स्थान पर हमारी साझी सोच, साझी समझ और साझा दृष्टिकोण और साझा व्यवहार। मतलब कि हमारी कंपोजिट थिंकिंग, हमारी कंपोजिट अंडरस्टैंडिंग, हमारा कंपोजिट क्या कहना एटीट्यूड, और हमारा कंपोजिट हमारा कंडक्ट, व्यवहार। ये 4 चीजें हो गई। अब इनके समक्ष ये भारतीय भाई बहन अपने पंथ को, चाहे वो सनातन पंथ हो, चाहे आपका इस्लाम पंथ हो, चाहे वो ईसाई पंथ हो, चाहे वो सिख पंथ हो, चाहे दूसरे अन्य भी पंथ हो, इस पंथ को इन चारों के समक्ष वो कहाँ प्रस्तुत करते हैं, इसी से पता चल जाएगा कि वो इस देश के, इस भारत राष्ट्र के नागरिक बनने की योग्यता का कितना अंश जो है उनमें है। जो लोग इन चारों के नीचे अपने पंथ को, माने सबसे ऊंचा हमारा भारत राष्ट्र, उसके बाद हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन या भारतीय अवाम या भारत के लोग दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर हमारा भारत का संविधान, और चौथे नंबर पर हमारी साझी सोच, साझी समझ और साझी दृष्टिकोण, साझा बर्ताव, व्यवहार। इसके बाद 5वें नंबर पर यदि अपने पंथ को रखते हैं, वो 100% इस देश के नागरिक बनने की पात्रता, योग्यता रखते हैं। इन चारों के बाद 5वें स्थान पर अपने पंथ को, चाहे सनातन हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे सिख पंथ हो, चाहे ईसाई पंथ हो। और यदि वो अपने पंथ को भारत राष्ट्र के ऊपर रखते हैं,
या अपने भारत के संविधान के ऊपर रखते हैं, या अपने भारतीय आवाम के ऊपर रखते हैं, या साझी सोच के ऊपर रखते हैं, वो इस देश के नागरिक बनने की अर्हता, एलिजिबिलिटी या योग्यता उनकी समाप्त हो जाती है। इस देश का नागरिक बनने के लिए, और नागरिक की अर्हता के लिए, और जो जरूरी है कि इन जो मूलभूत जो तत्वों की बात कही गई है, उसके बाद ही अपने पंथ को रखें। यहीं से जो है, और इसी से जो है, और भारतीय आवाम ताकत दल जो कि अभी इसने बताया है कि पहले तो ये इस तरह का माने पहचान करेगा कि लोग हमारे देश के लोग किस दृष्टिकोण से काम करते हैं और किस दृष्टिकोण से वो ग्रसित हैं, और जब होने की आवश्यकता है कि वो अपने पंथ को इन चारों के नीचे 5वें स्थान पर रखें। और बाद में ये मैंने यदि कोई इसमें त्रुटि होगी तो भारतीय जनता दल अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को समझाएगा, और समझाने के बाद भी यदि भारतीय जनता दल का शासन आता है, समझाने के बाद भी यदि उनकी ये कट्टरता है, उनका मानसिक दुराग्रह है कि नहीं, हमारा इस्लाम, हमारा सनातन, वो भारत राष्ट्र भी ऊंचा है, हमारी मनुस्मृति, हमारे गीता रामायण जो है भारत के संविधान के ऊपर है, हमारा जो है वो शरिया कानून भारत के संविधान के ऊपर है। यदि उनका इस तरह से मानसिक दुराग्रह है, उनकी हट है, उनकी जिद है, ऐसे तत्वों को भारत विरोधी मान करके इस देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। अभी ये जो बात चली थी कि हमारे देश में और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों की तमाम समस्याएं हैं, देश की समस्याएं हैं। कुछ संकुचित विचार के लोग कह सकते हैं कि भारतीय जनता दल उनकी बात नहीं करता है। हम या भारतीय जनता दल ऐसे लोगों को बताना चाहता है कि हम बुनियादी बात करते हैं, और जहाँ तक कि शासन प्रशासन कैसा हो, इसको मैंने कई बार कहा कि शासन प्रशासन जो है, हमारे सुभाष चंद्र बोस ने जब 1941 में जब आज़ाद हिंद फौज का निर्माण हो रहा था, तो उन्होंने बोला था कि हम जो है सख्ती, अनुशासन की बात कहे थे, और उसी का समानांतर पद्धति लाए थे हमारे आदरणीय सम्राट औरंगजेब ने। इन्हीं दोनों की प्रेरणा से शासन प्रशासन को सख्त और निष्पक्ष और चुस्त दुरुस्त और कानून नियम पालक, इस तरह का जब माहौल होगा तो हमारे अवाम की जो खिदमत जो है बिल्कुल बराबरी के आधार पर होगा, निष्पक्षता के आधार पर होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। ये नहीं होगा कि जो बोल गया वो गद्दार किस्म का था, राजीव गांधी, हम 100 रुपया भेजते हैं तो 10 रुपया पहुंचता है, सरेआम उसने कबूला। भ्रष्टाचार की बात माने उसी के प्रधानमंत्री काल में चल रहा है, कम से कम कबूला तो सही। जितनी भी योजनाएं आती हैं उसको मतलब कि जो स्वार्थी तत्व, और ये स्वार्थी तत्व जो है इन्हीं राजनीतिक पार्टियों के एजेंट होते हैं, सारी योजनाओं का लाभ जो है वो चट कर जाते हैं। इस तरह की तमाम शिकायतें आती हैं, माने जो माने कुछ खास तबके के लिए जो योजनाएं आती हैं वो भी इन्हीं भ्रष्टाचारी तत्व और स्वार्थी तत्व, और ये भ्रष्टाचारी स्वार्थी तत्व जो है इन्हीं राजनीतिक पार्टियों के विषय में मैंने बताया था। ये राजनीतिक पार्टी नहीं है, इन्होंने नाम जरूर रख लिया है, लेकिन ये देश की विभाजनकारी ताकतें, विखंडनकारी ताकतें, विघटनकारी ताकतें, देश की शत्रु हैं, हमारे भारतीय समाज के शत्रु हैं। ये समझ हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को होना चाहिए
लेकिन दुख तो इसी बात का है ना कि इन्हीं विघटनकारी ताकतों को, इन्हीं विखंडनकारी और विभाजनकारी ताकतों को, और अब तो देश के गद्दारों को भी हमारी आवाम वोट कर रही है। कांग्रेस को जो वोट मिला है कर्नाटक में, ये कम दुख की बात है। खैर इस विषय में यदि हम घुसेंगे तो और खास करके फिर वही बात कि सारे मुस्लिम जो है कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, सारे मुस्लिम बीजेपी को हरा रहे हैं, वही कचरम बचरम जो है। और दूसरा जो वो हिंदुत्व का डिडोरा पीट रहा है। ये सारे कचरम बचरम कचरा जो है हमारे भारतीय माहौल से हट जाना चाहिए। कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन बीजेपी को हराने के लिए जो है वोट करते हैं, और सिर्फ और देश के गद्दार जो है वो कांग्रेस को जिताने के लिए वोट करते हैं। ये सारा जो कचरम बचरम है, जो सीवेज है, इस माहौल को हमारे भारतीय परिवेश से हट जाना चाहिए। तो खैर बात हो रही थी कि इस तरह का सख्ती का माहौल होगा तो जितनी योजनाओं का लाभ है वो जो टारगेटेड जो तबका है, जो लक्षित जो तबका है हमारे भारतीय भाई बहन, उसी को 100% मिलेगा। जितनी सार्वजनिक योजनाएं हैं वो 100% लागू होंगी। भ्रष्टाचार बिल्कुल मुक्त, और जो ये व्यवस्था होगी, जो डिलीवरी सिस्टम भी कर सकते हैं, और जो जनसेवी संस्थान होंगे वह जनसेवक के रूप में पेश आएंगे। चाहे पुलिस हो, चाहे कोई भी हो, चाहे न्यायपालिका भी हो, उसको भी जो है चुस्त दुरुस्त और निष्पक्ष बनाने की परम आवश्यकता है। वो भी बहुत उदंड की तरह हो गई है इस देश में। तो उसका परिणाम होगा कि सभी लोग जो है एक ही दिशा में, पूरे देश के लोग इस एक ही दिशा में हमारे देशवासियों को सुखी बनाने के लिए और भारत को मजबूत करने के लिए, भारत को एक आर्थिक महाशक्ति, सैन्य महाशक्ति, राजनीतिक महाशक्ति और चारित्रिक महाशक्ति बनाने के लिए सब लोग एक साथ जो है प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे। ऐसा माहौल अपने आप बन जाएगा। तो इस तरह की जो तमाम शिकायतें आती हैं, भ्रष्टाचार, पीयूष जैन और पुष्पराज जैन, अखिलेश फलाने ढिकाने, ये सब चीज़ें मिट जाएंगी। कब? जबकि शासन प्रशासन जो है सुभाष चंद्र, हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हमारे परम आदरणीय सम्राट औरंगजेब की शासन पद्धति के आधार पर इस शासन को चलाया जाए, जिसमें भारतीय जनता दल का अटूट विश्वास है और ये करके दिखाएगा। तो इसको समझ लीजिए। तो इसको बार बार मैंने कहने की आवश्यकता नहीं है। तो रोजमर्रा की भी जिंदगी जो है आपकी आसान हो जाएगी, सुखमय हो जाएगी। तो बात चल रही थी कि इस देश में हमारे जितने भारतीय भाई बहन हैं उनको भारतीय नागरिक बनने की योग्यता होनी चाहिए। तभी हमारा देश, हमारा भारतीय समाज मजबूत रहेगा, सीमेंटेड रहेगा और कंसोलिडेटेड रहेगा। और मजबूती की आवश्यकता है। और आज हर तरफ बिखराव है, तनाव है। तमाम टीवी चैनल जो है तनाव, झगड़े, यहाँ तक कि अब तो वो मारपीट हो रही है और लात जूते चल रहे हैं। ये किसी ने हमसे पूछा कि साहब ये क्या हो रहा है, ये लात जूते चल रहे हैं, मारपीट हो रही है टीवी चैनलों पर। मैंने लोगों को बताया कि जितने भी ये टीवी चैनल पर बुलाए जाते हैं, टीवी चैनल जानते हैं, ये हर तबका जो है प्रदूषित हो गया है। हमारे देश का मीडिया है, एकाध अपवादों को छोड़ करके वो भारत विरोधी है। इस देश विरोधी, यही तो रोना है, यही रोना है कि जिनको देश के विषय में सोचना चाहिए
और देश के लिए करना चाहिए, वो भारत विरोधी सब ये सब मीडिया वाले हैं। तो उनका चरित्र है क्या है कि किनको बुलाते हैं? जो लातों के भूत होते हैं, जो लातों के भूत होते हैं उन्हीं को ये टीवी चैनलों को बुलाते हैं, जो है बात कराने के लिए। तो वो अपना चरित्र तो दिखाएंगे ही, मारपीट तो दिखाएंगे ही, कुछ ही अपवादों को छोड़ करके जितने भी प्रवक्ता उस पर आते हैं। और ये सब जो है शोएब जमेई को बहुत दिखाएंगे, साजिद रशीदी को बहुत दिखाएंगे, लेकिन जो लातों के भूत जो है, जो एनपीसी की ओर से आते हैं, सुप्रिया जो है वो श्रीनेत्र आती है, पवन खेड़ा आता है, आलोक शर्मा आता है, और वो रोहन त्यागी आता है, गौरव बल्लभ आता है, कोई गुप्ता करके आता है। ये सब उसी चरित्र के हैं। तो ये माहौल देखिए, और उसी के आगे अपने को राष्ट्रवादी करने वाले बीजेपी के लोग उनके झूठे दावों के आगे ये भीगी बिल्ली बनते हैं। सिर्फ उनको सिर्फ जेएनपीसी को बचाने की साजिश करते हैं ये बीजेपी वाले। तो खैर, मुख्तसर में, संक्षेप में हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन समझ जाएं कि ये सब जो है मोटा मोटी कुल मिला करके, एकाध अपवादों को छोड़ करके, ये लातों के भूतों को ही बुलाते हैं वो टीवी चर्चा में, इसलिए वो अपना चरित्र, जो असली चरित्र वो दिखाते हैं। बस यही आप समझ जाइए। आइए एक मुख्य विषय पर, वो ये है कि हमारे देश के जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल जी ने शायद एक आध दिन पहले ये वक्तव्य दिया था कि यदि सुभाष चंद्र बोस होते तो देश का विभाजन नहीं होता। हमारा डोभाल जी से ये कहना है कि आप टुकड़ों में दीवार छूने जैसी बात क्यों करते हैं? मानता हूं कि आप राजनीतिक एंटिटी नहीं है, आपकी हिम्मत इतनी ही बस पड़ती है। सुभाष चंद्र बोस के साथ इन गद्दार जेएनपीसी वालों ने क्या किया? जिस पार्टी की ओर से आप राष्ट्रीय सलाहकार हैं, वो भारतीय जनता पार्टी, वो आपके प्रधानमंत्री मोदी महोदय क्या कर रहे हैं, इसको भी तो बताइए। जो हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय में, उनकी मृत्यु के विषय में, उनकी मृत्यु जो है कैसे हुई, कहाँ हुई, आज तक यह देश पता नहीं कर पाया, और उसके विषय में ये सब बोला करते हैं। कितना कृतज्ञ जो है राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र कृतज्ञ नहीं है, हमारे देश के लोग कृतज्ञ नहीं, देश के लोग तो जानना चाहते हैं ये जो दुष्टवे हैं, ये देश की गद्दार जेएनपीसी ने यानी उस पूरी घटना को दबा के रखा है, और उसी के साथ मिली हुई है बीजेपी, ये गद्दारी है। तो है इन्हीं के कारण जो है आज भी हमारे सुभाष चंद्र बोस की बताइए, यानी यहाँ तक कि उनका, हमारे सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई, इसकी भी जानकारी हमारे भारतीय भाई बहनों को ये सब नहीं दे पा रहे हैं। और तो खैर, अब इस विषय में और भी बताएंगे। तो सुभाष चंद्र बोस को ये दोनों जो गद्दार थे, मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू, जो है अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा, सबसे बड़ा रोड़ा समझते थे, और इसलिए अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के रास्ते से हटाने के लिए ये हमेशा प्रयत्न करते रहे। और ये जो गांधी था, ये बराबर सुभाष चंद्र बोस का विरोधी था,
आज़ाद हिंद फौज का क्या विरोधी था। और हमने कई एपिसोड में बताया है, इस तथ्य को भी हमारे देश के लोगों को भी जानना चाहिए कि इस नेहरू ने जब हमने जिस दुर्घटना को बोलते हैं कि 18 मई 1945 को जो ताइवान में जो हवाई जहाज दुर्घटना की बात सब ये इसी को उछालते हैं कि उसी में हमारे सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। वो विमान से उतर गए थे और उसके बाद जब उन्होंने सुना कि भाई हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने जो परमाणु बम गिराया था और जापान घुटनों पे आ गया और वो जो है सरेंडर कर दिया। और ये खास करके जो एक्सिस पावर थी, जो धुरी माने शक्ति थी जापान की, जर्मनी की और इटली की, उसने उसे सरेंडर कर दिया। तो फिर ये मैंने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए रूस की सहायता मांगने के लिए वो रूस की ओर उस समय वो रुखसत कर दिए थे। और लेकिन जितने भी ये माने ब्रिटिश की और अमेरिका की एजेंसी हमेशा बिल्कुल उन पर नज़र गड़ाए हुए थी, उनकी खुफिया जो एजेंसी थी कि कहाँ पर हैं, कहाँ पर जा रहे हैं। तो जब इनको पता चला कि वो रूस के क्षेत्र में दाखिल हो गए हैं, तो अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को बताई, और वो भी एक मजाक के रूप में, एक उपहास के रूप में कि तुम्हारा दोस्त हालांकि ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू जैसा मैंने अभी बताया हमारे सुभाष चंद्र बोस को अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा, सबसे बड़ा रोड़ा मानता था। तो इसीलिए जो खुफिया एजेंसी अमेरिका की थी वो बोली कि तुम्हारा दोस्त जो है वो रूस में टहल रहा है। तो बस ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू उस समय का शासक था स्टालिन से मिल करके, साइबेरिया एक क्षेत्र है, तो बहुत बड़ा क्षेत्र है और उसमें बहुत घने घने जंगल हैं। इन जंगलों में बड़े बिहड़ जेल बनी हुई है और इन जिलों में जब कोई कैदी बंद कर दिया जाता है तो वो कभी भी बाहर नहीं आ सकता था, सीधे ऊपर ही जाता है। तो उन्हीं में बंद करके निर्मम यातनाओं के साथ हमारे आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने रूसी शासकों से मिलकर के मरवाया। ये तथ्य है, इसी की खोज करने की आवश्यकता है और इसी तथ्य को छिपाने के लिए तमाम झूठ मूठ की कहानियां जो है गढ़ी गई हैं और आज तक ये बीजेपी वाले भी साथ दे रहे हैं इस जीएनपीसी का। ये गद्दारी है बीजेपी वालों। बीजेपी वाले कभी भी सुभाष चंद्र बोस को सामने नहीं लाते। पटेल को लाएंगे, सावरकर को लाएंगे, गोडसे को लाएंगे, सुभाष चंद्र बोस को, शहीद आजम भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, अशफाकुल्लाह को कभी भी आगे नहीं लाते। ये गद्दारी है बीजेपी वालों की। तो खैर, तो ये मैंने इस तरह से उनको मार डाला गया। ये विषय बहुत बड़ा है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के बीच में। ये यूट्यूब के माध्यम से उतना संभव नहीं है, लेकिन कुछ जो डॉट्स हैं, कुछ जो मोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं, मुख्य बातें हैं, बस उन्हीं को थोड़ा सा इशारे के रूप में बताना संभव हो पाता है। तो जिसमें नेहरू को जो उसके सत्ता की लालच थी, प्रधानमंत्री बनने की जो हवस थी, उसको पूरा करने के लिए माउंटबेटन जो कि एजेंट था ब्रिटिश हुकूमत का,
तो वो मंशा उसी की थी कि देश को बांटा जाए। उसी की मंशा को पूरा करने के लिए और नेहरू की सत्ता की हवस को पूरा करने के लिए गांधी खुद जो है ये देश को बांट रहा था। और देश पर और ये जिन्ना तो मोहरा वो बना हुआ था, जिन्ना उसका मोहरा बना हुआ था। जिन्ना की बदमाशी ये थी कि जब वो प्रधानमंत्री पद का वो दावा ठोक रहा था तो इस देश के एक टुकड़े पर कैसे वो मान गया। वो ये उसकी सबसे बड़ी बदमाशी थी, हमारे देश को समझे। जो जब वो इस देश के प्रधानमंत्री पद का दावेदार था, और दावेदार था भी, योग्य था, इसे गद्दार नेहरू से फार एंड फार बेटर था। ये कम से कम वही होता तो एक तो देश नहीं बढ़ता, तिब्बत भी नहीं जाता, नेपाल भी नहीं जाता, नहीं होता। तो सारी गद्दारियों का ये झेलना है। और देखिए जो भारतीय जनता दल बता रहा है, पूरा का पूरा बौद्धिक वर्ग, आप देखिए ना यूट्यूब पर जितने भी आईएएस की कोचिंग चलाते हैं, ये सब जो है दुष्टवेश जो है, चाहे वो अंकित अवस्थी वाला हो, चाहे ये प्रशांत धवन हो, चाहे शशांक त्यागी हो, चाहे जितने भी हैं आईएएस की कोचिंग है, इस नेहरू की गद्दारी के विषय में उनकी घिघी बंद रहती है। तो वो भी इस देश के शत्रु हैं। भारतीय जनता दल बिल्कुल स्पष्ट कहता है। बाकी तो जो है जो साजिश जो चल रही है वो तो है ही। तो ब्रिटिश सरकार का जो एजेंट था वायसराय माउंटबेटन, जो कि खुद उसकी योजना थी, उसकी मंशा थी भारत को बांटा जाए, उसी की मंशा को पूरा करने के लिए और नेहरू की सत्ता हथियाने की जो है हवस को पूरा करने का। और कौन नेहरू, जिसको इस देश में कोई नहीं चाहता था, न तो कांग्रेस चाहती थी, न तो इस देश की आवाम चाहती थी। यही तीनों मिलकर के उसको सत्ता पर बिठाए, यही दोनों मिलकर के, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और ये माउंटबेटन, और इन्हीं ने मिलकर के इस बात के लिए देश को बांटा। तो जिसमें बातचीत चल रही थी, उस समय की अखबार की कटिंग आज भी लोगों के पास है। उस समय के अखबार क्या बोल रहे थे, अरे सुभाष तुम कहां हो, अरे ये सब देश को बांट रहे हैं, तुम आओ, देश को बचाओ, देश को बढ़ने से बचाओ। इस तरह की जो है उस समय के अखबारों की सुर्खियां बनती थी। इन गद्दारों की पहचान उस समय का मीडिया कर रहा था कि सुभाष चंद्र बोस आए और देश को बढ़ने से बचाएं। तो अजीत डोभाल जैसे लोग क्या बोलेंगे, ये सब जो है सिर्फ दीवार छूते हैं कि हाँ हमने सुभाष चंद्र बोस के विषय में ऐसा कह दिया। ये सब जो है यानी भारत विरोधी जो है मानसिकता वाले जो है बीजेपी के एजेंट है सब। तो उस समय के अखबार कह रहे थे कि अरे सुभाष तुम कहां हो, ये सब जो है नेहरू और गांधी मिलकर के, उसमें जिन्ना भी शामिल है, और जो जिन्ना वो प्रधानमंत्री बनने के लिए, जिन्ना की बदमाशी तो ये कि ये तुम प्रधानमंत्री बनने के लिए तुम ऐसा कर रहा है, तो डटे रहते, तुम एक टुकड़े पर मान गए। तो उस समय के अखबार, उस समय का मीडिया कह रहा था कि सुभाष तुम कहां हो, इस देश को बचाओ बढ़ने के लिए। ये उस समय की बात है, डोभाल क्या बोलेंगे। और सुभाष चंद्र, हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक सुभाष चंद्र बोस का जो उनकी कुशलता थी सबको संगठित करने की, और साझी सोच के आधार पर, और उसमें हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को समानता के आधार पर वो महत्व भी मिलता था। ये सारी बातें बीजेपी वाले नहीं कहते, सिवा बीजेपी के जितने भी चंगू मंगू हैं, सिपा सालार हैं,
सिर्फ जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राम ये बोलेंगे और वो साफा बांध लेंगे, हिंदुत्व 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 और सनातन सनातन, बस इसी का। सुभाष चंद्र बोस की महत्ता को हमेशा ये दबाते रहते हैं बीजेपी वाले। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि सुभाष चंद्र बोस के संगठन में, चाहे आजाद हिंद फौज हो चाहे जैसे भी हो, इनमें हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को उचित महत्व मिला था, उचित जिम्मेदारी मिली थी। जैसे पहली बार तिरंगा जो फहराया गया मणिपुर में, वो आजाद हिंद फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल शौकत अली शौकत मलिक के द्वारा किया गया। यह सब बीजेपी वाले कभी नहीं कहेंगे। हमारे आजाद हिंद फौज के जो 3 जनरल थे, तीन लेफ्टिनेंट जनरल माने सेना उपाध्यक्ष थे। एक थे लेफ्टिनेंट जनरल सहगल साहब, दूसरे थे शाहनवाज साहब। उसमें भी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके का एक महत्व था और इस दृष्टिकोण से सभी लोग परिचित थे, जिन्ना भी परिचित था। और हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना बहुत जरूरी है कि जिन्ना ने सार्वजनिक रूप से घोषणा किया था कि यदि सुभाष चंद्र बोस इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो हम पाकिस्तान की मांग छोड़ देंगे। वो हमारे सर्वमान नेता हैं। ये जिन्ना ने भी कहा था। जिन्ना तो ये नहीं, देश विरोधी गद्दारों को तो खास करके मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू को तो वो पहचान ही गया था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के विषय में कहा था कि यदि हमारे सुभाष चंद्र बोस यदि देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो हमको मंजूर हैं। यह बात भी बीजेपी वाले कभी नहीं करते। खास करके मैं कब कह रहा हूँ, ये सुधांशु त्रिवेदी दिन रात कचरम बचरम जो है इस देश में गंदगी जो है वो फैलाता रहता है। एक बार भी वो नाम नहीं लेता कि यहाँ तक कि जिन्ना भी जो है वो कह चुके थे कि हमको सुभाष चंद्र बोस जो है वो प्रधानमंत्री के रूप में मंजूर है। तो इस प्रकार से पूरे देश में सर्वमान थे। इसीलिए तो इन 2 गद्दारों ने और माउंटबेटन के इशारे पर देश को बांटा और हमारे सुभाष चंद्र बोस को पहले ही अपने रास्ते से हटा दिया था। इसे गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने रूसी शासकों से मिलकर के सुभाष चंद्र बोस की हत्या करवाई थी रूस के जेलों में पहले। और इसी तथ्य को छुपाने के लिए ही इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने वो झूठी कहानी कि हमारे सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु जो है वो हवाई जहाज दुर्घटना जो है फार्मोसा या ताइवान के पास हुई थी। उनकी अस्थियां रखी गई हैं यहाँ पर रेंकोजी जो माने टोक्यो में जो मंदिर है, सब झूठे। और उस पर मैंने शाहनवाज कमीशन, खोसला कमीशन, तमाम कमीशन बैठाया गया सिर्फ उस झूठ को ढकने के लिए। और जो तीसरा कमीशन बिठाया भी गया, मुखर्जी कमीशन, तो जब तक वो रिपोर्ट बनाती तब तक ये इन गद्दार जीएनपीसी वालों का शासन आ चुका था 2004 में। और फिर वो एसपी मुखर्जी थे, वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज जो थे, उनकी अध्यक्षता में तीसरा कमीशन बना हुआ था हमारे सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के विषय में। तो उसने कहा था कि ये जो कहानी बनाई गई है, ये कि उनकी मृत्यु जो है 18 मई 1945 में ताइवान के पास हवाई जहाज दुर्घटना में हुई थी, ये कहानी झूठी है। उस रिपोर्ट को भी इस गद्दार जेएनपीसी वालों ने फिर दबा दिया। इन बातों को कभी भी सुधांशु त्रिवेदी, समित पात्रा जैसे लोग नहीं कहते हैं, कोई भी नहीं कहता। इन बातों को जानना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि मैं बता रहा हूं कि हमारे सुभाष चंद्र बोस में
हमारे सभी तबकों का, और यहाँ तक कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबकों का अटूट विश्वास था। और यही कारण था कि पाकिस्तान की मांग करने वाला जिन्ना भी कहा था कि जिन्ना ने सार्वजनिक रूप से घोषणा किया था कि यदि सुभाष चंद्र बोस इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, वो हमको मंजूर है, तब मैं पाकिस्तान की मांग को छोड़ दूंगा। यह देश को जानना चाहिए। तो अजीत डोभाल क्या बोलेंगे? सिर्फ दीवार छुएंगे, और दीवार छूने तक ही उनकी औकात है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू हमारे परम आदरणीय और राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या कराने के बाद भी उसको मन को शांति नहीं मिली कि भाई पता नहीं वो उनको ठीक से मारा गया कि नहीं मारा गया, पता नहीं वो भाग भूग गए हों और फिर से आ जाए तो फिर मेरी सत्ता में खलल वो बन सकता है। तो ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के परिवार पर जब तक जिंदा रहा तब तक ये जासूसी करवाता रहा। इस बात को भी बीजेपी वाले कभी नहीं कहते। वास्तव में सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह हमारे देश के अमूल्य रत्न हैं। ये कैसी झूठी जो है ये माने देशभक्ति का दावा करने वाले बीजेपी और मोदी महोदय सुभाष चंद्र बोस के विषय में कभी नहीं बोलते सर, सिर्फ दिखावा करते हैं और उनका अपमान करते हैं। तो मोदी महोदय का जो है सुभाष चंद्र बोस और ख़ास करके हमारे सुभाष चंद्र बोस के साथ जो है हमारे विशेषकर इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का कितना लगाव था, उसको भी समझने की ज़रूरत है। वास्तव में यही देखिए, हमारे पूरे एपिसोड को देखा करिए, तभी राष्ट्र की भावना वो जागेगी। तो अब ये एपिसोड थोड़ा सा लंबा ना हो जाए, इसकी भी एक चिंता है। हो सकता है कि आगे आने वाले एपिसोड में मैं बताऊं कि जब ये मुख्यमंत्री थे महोदय, आपके मोदी महोदय गुजरात के, तो जब भी वे मैंने सुभाष चंद्र बोस की जयंती आती थी, साथ 23 जनवरी उनका जन्मदिन है, तो बराबर बोलते थे कि सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज से इस गुजरात का एक विशेष संबंध है। लेकिन किस हकीकत पर यह संबंध है, उसको ये मोदी महोदय निगल जाते थे सिर्फ इसलिए कि यानी वो जो संबंध है वो हमारे गुजरात में रहने वाले दो शख्सियत जो कि इस्लाम आस्था से थे, उनका नाम लेने में जो इनकी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के प्रति जो दुर्भावना है, उसका शिकार बन जाया करती थी। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस कांग्रेस के लिए तो तमाम फाइनेंसर और वित्त पोषक फंडिंग देने वाले जमुनालाल बजाज और घनश्याम दास बिरला थे, और जो कि उसी ब्रिटिश सरकार के एजेंट भी थे ये दोनों के दोनों, जमुनालाल बजाज भी और घनश्याम दास बिरला भी। लेकिन हमारे आज़ाद हिंद फौज के लिए कोई जमुनालाल बजाज, हमारे आज़ाद हिंद फौज के निर्माण के लिए कोई जमुनालाल बजाज, कोई घनश्याम दास बिरला नहीं आया। कौन आया? गुजरात में एक क्षेत्र पड़ता है सौराष्ट्र। हालांकि इसको और विस्तार से हम अगले एपिसोड में बताएंगे, थोड़ा सा जान लीजिए। सौराष्ट्र में एक जिला पड़ता है राजकोट में एक कस्बा है धोराजी। तो धोराजी के रहने वाले थे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से। उनका 5 अल्फाजों में नाम थोड़ा सा लंबा है, आप सभी लोग जान लीजिए। वो अब्दुल हमीद की ही तरह या उनसे भी बड़े देशभक्त थे अब्दुल हमीद। तो
5 अल्फाजों में उनका नाम है। मैं नाम बोल देता हूं, आप सभी लोग, हमारे सभी भारतीय भाई बहन रट लें उसको। मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी। मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी, 5 अल्फाजों का। तो वो माने गुजरात के रहने वाले, लेकिन उनका व्यापार चलता था रंगून में। अक्सर जो जितने भी ये यानी राजनीतिक पार्टियों को या उसमें भी जो फंडिंग करने वाले होते हैं या वित्त पोषक होते हैं, तो अपने लाभांश का, अपने डिविडेंड का एक थोड़ा सा अंश ही उसको योगदान करते हैं। लेकिन मरफानी जी ने अपने पूरे व्यापार को बेच करके दिया था उस समय आजाद हिंद फौज के निर्माण के लिए, उस समय 1 करोड़ रुपया। कब? 1941 में। वो 1 करोड़ रुपया आज की तारीख में 1000 करोड़ के बराबर है पूरे व्यापार को। तो बहुत कुछ बताना है कि किस प्रकार ये बोलते हैं ना मोदी महोदय, सबका साथ सबका विश्वास। लेकिन इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के विरुद्ध जो उनकी मानसिकता है, जो सोच है, उसको भी बेनकाब करना जरूरी है। और ये अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं ना, इनके असली चेहरा को बताना जरूरी है। अब अगले एपिसोड में हम बताएंगे। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।